स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे आप क्लास केजी टू क्लास 12 अपना सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो। सब कुछ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। आप बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसी नोट में 11th एंड 12th क्लास साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इजी बनाना चाहते हो, अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो, सो आई रियली विश कि आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली होंगे कामयाब। आपको जो भी अचीव करना है आप उसे डेफिनेटली पालेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, सो इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 3D। ये दोनों ही चैप्टर ना आपस में बहुत कनेक्टेड है। तो अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट जंप 3D पे मारी है ना, तो थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो हम वेक्टर में सीख कर आए हैं और उन्हीं टर्म्स का यहाँ कुछ यूज होने वाला है। ठीक है, सो अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लें और उसके बाद 3D पढ़ें। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ आपके 12th क्लास में ये दोनों ही चैप्टर इजी है। ओके, हम इस चैप्टर को भी ना बहुत इजीली फिनिश कर देंगे। राइट, ओके जी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 11.1 है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पे जो हम अपने वेक्टर अलजेब्रा में भी पढ़ कर आए थे। ठीक है, अगर देखा जाए ना, आपका जो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। राइट, सेक्शन नंबर 1 में आप देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ये नाम तो सुने सुने लग रहे हैं। अब किसी किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, मैम ये नाम तो हमने चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा में सुना था, ये हम दोबारा यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? सही बात है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में जब डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज पढ़े थे ना, तो वो एक वेक्टर के पढ़े थे। ठीक है, यहां हम किसके पढ़ रहे हैं? यहां पे हम एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज को पढ़ने वाले हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, वो अंतर क्या है उसको भी हम डिस्कस कर ही लेंगे अभी। इसके बाद आपका जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, जो नेक्स्ट सेक्शन में डिवाइडेड है वो है लाइन। आप लाइन के बारे में पढ़ेंगे 3D में। ठीक है, लाइन की क्या इक्वेशन होती है, किस तरीके से आप एक लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम अपने 11.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे। इसके बाद एक और सेक्शन आता है आपके इस चैप्टर में, दैट इज प्लेन। ओके, सो प्लेन के बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है प्लेन का, कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती है, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी स्ट्रेस मत लीजिए, ये आप 11.3 के इंट्रो में पढ़ लोगे। ठीक है, तो देखा जाए ना तो आपका जो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है पूरे तरीके से 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा सेक्शन जो इजी है दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। क्यों इजी है? क्योंकि ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, फिर लाइन है, कुछ कुछ फॉर्मुलेज बताऊंगी आप लोगों को और कुछ कुछ टर्म्स बता दूंगी कि जब ऐसा देखोगे तो इस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन। राइट, तो वो हम सब डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। और आपका बहुत ही ज्यादा बहुत लिमिटेड सिलेबस है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और फिर है आपका प्लेन। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। सो पूरे 11.1 में हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। अब कुछ कुछ चीजें आप लोग जानते हो, है ना? डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? देखो, चाहे डायरेक्शन कोसाइन हो या डायरेक्शन रेशियो हो, दोनों का जो काम है ना वो एक ही है। क्या? डायरेक्शन बताना। ठीक है, जैसे आप 2D पढ़ के आए थे ना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11th में, वहां पे डायरेक्शन कौन बताता था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन क्लास 11th पढ़ा था तभी भी कुछ ऐसी एक क्वांटिटी थी जो डायरेक्शन बताया करती थी। तो वो क्या था? सोचो और मुझे बताना, मैं आंसर चेक करूंगी। ओके, अब
3D में जैसा कि मैंने आपको कहा, जो डायरेक्शन का काम करता है दैट इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है मैम, वेक्टर अलजेब्रा से थोड़ा सा कनेक्ट करके चलना आप लोग। ओके, तो यहां पे वही आपका 3D फिगर रहेगा, 3 एक्सेस रहेंगी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, राइट। अब यहां पे हमने क्या किया, ओरिजिन से एक लाइन को पास कराया एंड सपोज इस लाइन का नाम क्या है, कैपिटल एल, राइट। ये लाइन है आपकी कैपिटल एल, इस लाइन को हम लोगों ने ओरिजिन से पास कराया, लाइन है ये, ठीक है, चलती जा रही है। फिर मैंने क्या किया ना, इस लाइन को एक डायरेक्शन भी दे दिया, एक डायरेक्टेड लाइन बना दी मैंने, ठीक है। क्या डायरेक्शन दे दिया, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, राइट। अब आप लोग जानते हैं कि आपकी जो ये लाइन होती है ना, ये कुछ एंगल्स बनाती है, किसके साथ, इन एक्सेस के साथ। ये जो लाइन है कुछ एंगल बनाती है, तो हमने कहा सपोज ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, ओके, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। सो हमने अभी तक क्या किया, हमने एक्सिस लिया, हम 3D में चले गए, चल रहे हो आप लोग मेरे साथ, ठीक है जी। 3D में पहुंच गए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आए, वहां हमने एक्सिस देखी, हमने कहा देखो ये जो ज्योमेट्री चैप्टर है ना, ये पूरा लाइन के ऊपर बेस्ड है, तो हमने लाइन बना दी। ओके, लाइन क्या होती है हम सब अच्छे से जानते हैं, चलती चली जाती है वो, ओके। तो इस लाइन का हमने डायरेक्शन बनाया, तो ये कैसी लाइन बन गई, डायरेक्टेड लाइन बन गई। फिर इस डायरेक्टेड लाइन ने कहा कि ये जो है ना, ये कुछ एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ। तो इसने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया, अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ क्या बनाया, गामा। जल्दी से रिकॉल करो, ये जो एंगल्स होते हैं ना, अल्फा, बीटा एंड गामा, इन्हें कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। ये जो आपके अल्फा, बीटा, गामा है, दे आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है, अभी भी बहुत लोगों को डाउट हो रहा है मैम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं ये चीजें, सुनते तो चलो आप लोग, अभी पता चलेगा आपको, ठीक है, और रिकॉल कर लें दो चीजों को जो पढ़कर आए हो, राइट। अब सुनिए, अब इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स का जब आप कॉज ले लेते हैं, राइट, जैसे कि अल्फा था तो कॉज अल्फा ले लिया, बीटा का कॉस बीटा, गामा था कॉस गामा, तो जब आप इन डायरेक्शन एंगल्स के कोसाइन ले लेते हैं तब एक नई चीज बन जाती है और उसका नाम क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है। और डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल, एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब आपका एल क्या है, कॉस अल्फा, एम क्या है, कॉस बीटा, एन क्या है, कॉस गामा, ठीक है। तो ये जो एल, एम, एन है इसे क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन एल। क्या क्या पढ़ लिया मैम, वेक्टर अलजेब्रा लग रहा है पूरा, ठीक है। सुनो एक बार, 3D लाइन, अल्फा, बीटा, गामा एंगल्स थे, उन एंगल्स का जब कॉस लिया, कोसाइन लिया, तो क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइन बन गया। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब सुनो, अब लाइन है ना ये, ठीक है, ये तो लाइन है, हम लाइन के डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि लाइन तो आपकी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। अभी जो हमने स्लाइड देखी थी वहां पे हम अपने इस लाइन को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे थे, उसको जो डायरेक्शन दिया वो ऊपर की तरफ था, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन है, ये वेक्टर तो है नहीं, राइट, जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट हो, हमने तो लाइन बनाई है, तो हमने इस लाइन का क्या किया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लाइन एल, ये रही आपकी लाइन एल, इसके डायरेक्शन को मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, राइट। तो जो डायरेक्शन एंगल्स थे वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय देयर सप्लीमेंट्स। मैम ये क्या हो रहा है, सुनो, यहां पे पहले आपकी लाइन ऊपर के डायरेक्शन में जा रही थी, गई थी वो ऊपर, ठीक है जी, तब वो एंगल अल्फा, बीटा, गामा बना रही थी एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ। अब आपकी लाइन ने क्या किया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया हमने, डायरेक्शन को रिवर्स किया तो एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी पाई माइनस अल्फा। मैम नहीं आ रहा समझ में, सुनो, पहले ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही थी या नहीं, बिल्कुल बना रही थी।
अब इस लाइन का क्या किया हमने, डायरेक्शन पलट दिया। डायरेक्शन पलट दिया तो ये अगर इतना अल्फा था, राइट, तो इतना क्या होगा, याद करो, इस तरीके से आप बचपन में बहुत पढ़ते थे। एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल अगर अल्फा है सपोज, ठीक है, तो ये एंगल क्या हुआ करता था, पाई माइनस अल्फा, हाँ या ना, इस तरीके से पढ़ा है कि नहीं अपन ने, ठीक है। तो यही तो चीज वहां लगा रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना। अगर एक साइड का एंगल आपका कुछ है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई रे गिरी है, अगर इस साइड का एंगल अल्फा है तो डेफिनेटली इस साइड का एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। तो वही कंसेप्ट वहां लगाया हमने, ठीक है। तो अब आपकी ये जो लाइन है ना, ये रिवर्स्ड लाइन, ये रिवर्स लाइन क्या कर रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा बना रही है, और यही रिवर्स लाइन आपकी वाई एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा बनाएगी एंड जेड एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा बनाएगी। इतनी बातें क्लियर है, राइट। सो अब आपके डायरेक्शन एंगल्स क्या हो गए, अगर देखा जाए तो जो आपके डायरेक्शन एंगल्स हैं, मैंने डी ए लिखा, क्या क्या बन गए वो, एक बन गया पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा, ठीक है। हमने डायरेक्शन रिवर्स किया, हमने क्या देखा कि देखो जो डायरेक्शन एंगल्स थे वो भी कैसे हो गए, अपने सप्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। ओके जी, सो डायरेक्शन एंगल्स ये रहे। अब अगर इस रिवर्स्ड लाइन का मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहूं, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, इन्हीं डायरेक्शन एंगल का कॉस ले लीजिए, तो क्या बनेगा वो, ये बनेगा कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये डायरेक्शन एंगल्स थे, लाइन रिवर्स किया, डायरेक्शन एंगल ने भी अपना रूप बदल लिया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या कहता है, जो भी डायरेक्शन एंगल होगा बस उसका कॉस लो। इन सब के कॉस लिए तो आपको कुछ ऐसा 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 मिला। अब जाओ ACTS मेथड पे, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको क्या मिला डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा। आपके जो डायरेक्शन कोसाइन थे, राइट, कैसे बन गए, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या होता है, जाओ जरा इस स्लाइड पे, कॉस अल्फा को क्या कहते हैं, L, कॉस बीटा को क्या कहते हैं, M, कॉस गामा को क्या कहते हैं, N। तो ये अल्फा बीटा एंड गामा, इनको मैं L M N से रिप्लेस कर सकती हूं। तो देखा जाए अगर, तो मेरे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, माइनस L माइनस M माइनस N। तो आपने क्या देखा कि जो लाइन होती है ना, उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल है वो 2 सेट्स है। कौन कौन से, 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल है किसी भी लाइन के। क्या क्या, प्लस माइनस L, ऐसे लिखें क्या, प्लस माइनस L प्लस माइनस M प्लस माइनस N। क्या ये बात क्लियर हो रही है, यहां क्या समझ रहे हो आप लोग कि जो लाइन होती है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइंस 2 सेट्स में अवेलेबल है, या तो पॉजिटिव प्लस माइनस पॉजिटिव एलिमेंट या तो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल होते हैं लाइन के, 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता। वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा में सब कुछ फिक्स होता है। वेक्टर होता क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसका सब कुछ फिक्स है, तो वहां आपको सिंगल सेट मिलता था। लेकिन लाइन के पास ना, या तो इधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी, किधर भी जा सकती है वो। अपना डायरेक्शन अगर गिवन डायरेक्शन में जा रही है तो ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि वेक्टर में और लाइन में जो अंतर है ना, वो उनके डायरेक्शन कोसाइंस में है। वेक्टर में आपको सिंगल सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मिला करता था, लेकिन लाइन में आपको 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिल रहे हैं, ठीक है। क्या ये बातें क्लियर है, राइट। यहां पे किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, ये पाई माइनस अल्फा मैम क्यों लिखा आपने, ये तो अपना स्ट्रेट एंगल है, राइट। हमेशा पता है जब भी आप अपने 3D और वेक्टर को पढ़े ना, तो आपके बुक में जो डायग्राम दिए रहते हैं ना, उन डायग्राम को बहुत ध्यान से समझा करो, सो दैट आप कभी गलती ना करें,
ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन चलो मैं आपसे रिकॉल कराती हूँ वेक्टर अलजेब्रा का। आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट याद है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? फॉर्मूला क्या है उसका? उसका फॉर्मूला होता है, चलो एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं उस चीज को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब भी वेक्टर एंड 3D में आप कोई भी डायग्राम देखें, किसी डायग्राम के ऊपर अगर कोई फॉर्मूला आया है ना, तो उस डायग्राम में, उस फिगर में एक एक डायरेक्शन को देखो कि डायरेक्शंस कहां से कहां थी, कोई चीज कहां लिखी है, थीटा एंगल क्या था वहां पे। इस चीज को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, आप कभी भी वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे, ठीक है। सुनो, मैं बात कर रही हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। चलो एक हल्का सा हमने रिवीजन ही कर लेते हैं। आप क्या जानते हो कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करते हैं, तो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, राइट। ये फॉर्मूला हम सबको याद रहता है। थीटा कहां होता है? चिल्ला के बोलो, थीटा कहां होता है? थीटा होता है मैम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल थीटा है, ओके। अच्छा अब ये बता दो, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसा बनाऊं यहाँ पे? क्योंकि वेक्टर में पूरी चीजें किसकी थी? डायरेक्शन की थी। जहां आपने डायरेक्शन एरो गलत बना लिए, राइट, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर एक एरो कुछ कहता है वहां पे। तो यहाँ पे एरो कहां बनाऊं मैं? वेक्टर ए का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ था। वेक्टर बी का डायरेक्शन इस तरफ था। तो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि याद रखिए दे आर को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब एक पॉइंट से आपके दो वेक्टर्स निकल रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, थीटा उनके बीच का एंगल है। ऐसा मत करना कभी कि एक जा रहा है और एक आ रहा है, उनके बीच का एंगल थीटा नहीं। डायग्राम को ऑब्जर्व करिए ताकि कोई गलती ना हो। छोटी छोटी सी बातें हैं, जब भी पढ़ो इन चीजों पर ध्यान दिया करो, ठीक है, राइट। सो याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में जो आपका एंगल थीटा होता है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। दोनों वेक्टर कैसे हुए करते थे? को इनिशियल वेक्टर हुआ करता था। अब जरा इस डायग्राम को देखो, आप कौन सा डायग्राम को? इस वाले डायग्राम को। यहां ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, अच्छा ये लाइन ना ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको डायग्राम ऐसा लगे तो उसे माइंड मत करना, आप समझ जाइए कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके जी। अब सुनो, ये जो पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट में इसका डायग्राम बनाती हूं आपके लिए अलग से, यहां पे वो ज्यादा सही रहेगा। सी, हमने यहाँ पे 3D में क्या देख लिया कि दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इस ओरिजिन से ये लाइन जा रही थी, लाइन है, कहीं भी जा सकती है, वो किसी की नहीं सुनती, राइट। अभी मान लो हमने इसका डायरेक्शन ऐसा लिया था, राइट, और ये आपकी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, तो बताओ जरा अल्फा एंगल कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में। यहां पे क्या देख रहे हो आप लोग? इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है, इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है, तो इसीलिए ये अल्फा था, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसका डायरेक्शन, अगर मैंने इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, इस तरीके से कर दिया, तो आप मुझे बताइए पाई माइनस अल्फा कहां होगा? आपको को इनिशियल वेक्टर देखने हैं। देखो ये पॉइंट है, ये यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, तो ये वाला एंगल होगा आपका डायरेक्शन एंगल जब आप अपने डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। तो अगर ये अल्फा था तो ये क्या होगा? पाई माइनस अल्फा, ठीक है। आई होप कोई परेशानी नहीं है, आप समझ पा रहे हैं कि जब आपकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तब एंगल क्या था? डायरेक्शन एंगल अल्फा था। लेकिन जब आपने अपनी लाइन का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, राइट, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? पाई माइनस अल्फा कहलाएगा, एंड दैट विल बी योर डायरेक्शन एंगल। आई होप ये बातें क्लियर है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि मैम टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल होते हैं किसी भी लाइन के। क्यों? क्योंकि अ लाइन इन स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इन टू अपोजिट डायरेक्शन। लाइन किसी की नहीं सुनती, ऐसे जा रही है तो ठीक है उसकी मर्जी, ऐसे जाती है तो भी उसकी मर्जी, राइट। तो क्योंकि वो दो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, इसका मतलब इट हैज टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। किसी भी लाइन के दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्या, इन ऑर्डर टू हैव यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, अगर आप यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन चाहते हैं तो आप क्या करेंगे?
फॉर अ गिवन लाइन इन अ स्पेस वी मस्ट टेक द गिवन लाइन एज अ डायरेक्टेड लाइन। देखो, किसी भी लाइन के टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल है, हमें कोई डाउट नहीं है, हमने खुद चेक किया है। लेकिन अगर कोई लाइन आपको गिवन है, ओके, उसका डायरेक्शन गिवन है और उसी डायरेक्शन में आप डीसी निकाल रहे हो, डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हो, तो आपको यूनिक कहा गया, तो आपको यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। राइट, क्लियर है ये बातें? किसी भी लाइन का, किसी भी गिवन लाइन का अगर आपको यूनिक डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? वी मस्ट टेक द गिवन लाइन एज अ डायरेक्टेड लाइन। जो भी लाइन दी है उसे डायरेक्टेड लाइन मान के चलो और उसके डीसी निकाल लो, तो आपको यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे और इन्हें हम डिनोट करते हैं एल, एम एंड एन से। ठीक, अब सुनो, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जब अपनी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो वहां पे आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए कहा है। तो आप देखेंगे कि मोस्टली वो लोग ना ये प्लस माइनस नहीं लगाते। जो भी क्वेश्चन में लाइन गिवन है उसे डायरेक्टेड लाइन मान के चलते हैं और जो भी सामने साइन आता है उस साइन को लेके चलते हैं, अपने आप से प्लस माइनस नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो लाइन को एक डायरेक्टेड लाइन मान रहे हैं, गिवन डायरेक्टेड लाइन, और गिवन डायरेक्टेड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा। राइट, ये प्लस माइनस का केस कब आएगा? जब आप या तो इधर ले जा रहे हो अपने लाइन को या तो इधर ले जा रहे हो। राइट, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में लाइन को गिवन डायरेक्टेड लाइन मान के चला है कि लाइन कैसी है, डायरेक्टेड है। हम आपको एक डायरेक्टेड लाइन दे रहे हैं, आप तो बस हमें डीसी बता दो। तो उस केस में बुक ने कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं लगाया, जो भी साइन खुद से आ रहा है उसी साइन को लगाया है। ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर करूंगी, बस अभी आप मान के चल लो कि ऐसा कुछ होने वाला है। ओके जी, राइट। अब आगे की कहानी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये। टू पैरेलल लाइन हैव सेम सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी दो पैरेलल लाइन्स हैं, सपोज एक लाइन ये रही L1, दिस इज L1 लाइन, ये रही आपकी L2 लाइन। ठीक है, L1 L2 मान लो कोई दो लाइन है। L1 के DC क्या ले लें अपन? L1 के DC, या फिर इसको भी नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मैं कंपेयर करूंगी बाद में। सपोज कीजिए ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2। ओके, L1 लाइन के जो DCs हैं दे आर L1, M1, N1। L2 लाइन के जो DC हैं वो क्या है? L2, M2, N2। और आपकी ये जो दो लाइंस हैं, हमें साफ साफ क्लियरली विजिबल है ये कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो हमेशा याद रखना, दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब L1 बराबर होगा L2 से, M1 बराबर होगा M2 से, एंड N1 बराबर होगा N2 से। ठीक है, अगर आपकी दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। चलो, सो टू पैरेलल लाइंस हैव सेम सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां से हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जो जो चीजें जाननी थी कि 3D में क्या नया है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पे लिखा है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। क्या लगता है आप लोगों को किसी भी लाइन के क्या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं? मैम वो तो हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन उसका एक रिलेशन होता है और इस रिलेशन का हम बहुत यूज वेक्टर अलजेब्रा में भी करके आए हैं और हमें 3D में भी करना है। तो क्या है वो रिलेशन? याद करो। याद आया? चलो, अगर याद आया और यही याद आया है तो बिल्कुल सही है। L² + M² + N² = 1, और इसका डेरिवेशन हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है, तो यहां पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डिराइव कर लेंगे। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या है इनके बीच में? L² + M² + N² = 1। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन? तीनों के डायरेक्शन कोसाइन जो भी है उनका स्क्वायर करो, ऐड करो, 1 मिलेगा। दैट्स इट। ठीक, ओके जी। अब बात करते हैं एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिया, एक बार पूरी चीज समराइज करें। चलो बताओ,
किसी भी लाइन के, मैं लाइन बोल रही हूँ, डायरेक्टेड लाइन नहीं बोल रही हूँ, किसी भी लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल हैं? 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। कौन कौन है वो? प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन। किसी भी गिवन डायरेक्टेड लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल है? यूनिक। क्या है वो? एल, एम, एन। ठीक है जी। रिलेशन क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन के बीच में? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बस इतनी ही बातें हमने डिस्कस की अभी तक। आई होप ये क्लियर है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? लाइन का। वेक्टर का पढ़ के आ चुके हैं, लाइन का पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो कहानी तो वैसी ही है। एनी 3 नंबर्स विच आर प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। कोई भी 3 मैजिकल नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन से कैसे हो? प्रपोर्शनल हो, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट है क्या? अच्छा सुनो, कभी कभी आप डायरेक्शन रेशियो का एक नया नाम भी देखोगे। क्या है वो नाम? आपके बुक में ना एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन रेशियो को एक और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी अपनी बुक खोलो, बुक खोलो और वो छोटी सी एक ब्लू लाइन होगी, उसमें लिखा हुआ है कुछ टर्म्स, रीड करके मुझे बता दो। अनदर नेम ऑफ डायरेक्शन रेशियो। होमवर्क दे दूं क्या कि बता दूं? दे दूं होमवर्क कि बता दूं? गुस्सा तो नहीं हो गया आप लोग? चलो ठीक है, सुन लो, नहीं दे रही होमवर्क। डायरेक्शन रेशियो का दूसरा नाम होता है डायरेक्शन नंबर। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर आप डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन नंबर पढ़ लो तो टेंशन मत लेना, एक ही चीज है, राइट। तो कुछ ऑथर्स डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, कुछ डायरेक्शन नंबर कहते हैं, नो प्रॉब्लम। काम तो इन लोगों का एक ही है। क्या काम है? ऐसे कोई 3 मैजिकल नंबर्स, डेफिनेशन में मत लिख के आना मैजिकल, ऐसे कोई 3 नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन से कैसे हो? प्रपोर्शनल हो। मतलब अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, a बाई एल इज इक्वल टू b बाई एम इज इक्वल टू c बाई एन, इनका अगर रेशियो तीनों का बराबर आ रहा है, राइट, तो ये जो ए बी सी थे, ये कौन है? ये ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियो है। अब सवाल उठता है कि ये कौन है मैम? ये क्या है? ये लैम्डा है। ये लैम्डा क्या है? कोई भी नॉन जीरो नंबर है। मतलब आप रियल नंबर में से किसी को भी उठा लो, बस जीरो को मत उठाओ। ठीक है, सो लैम्डा क्या है? लैम्डा इज नॉन जीरो रियल नंबर। आपका लैम्डा कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा, लेकिन रियल नंबर। सो डायरेक्शन रेशियोज 3 ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन से कैसे हो? प्रपोर्शनल हो। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं डायरेक्शन रेशियो के ऊपर, जरा उनको देखो आप लोग। सबसे पहली बात, डायरेक्शन रेशियोज को ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। देखो, इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, किसी लाइन, कोई लाइन है, उस लाइन के डी आर क्या है? ए बी सी। तो के ए, के बी, के सी, जहां पे के आपका जीरो नहीं है, इज ऑल्सो अ सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या हो गया मैम? कोई लाइन आपने बोली, हाँ मैंने बोली, इस लाइन का आपने हमें डी आर बता दिया कि ए बी एंड सी है। ठीक है, अब इस ए बी सी में अगर मैं तीनों में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो भी ये इसी लाइन के डी आर है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, अच्छा एक बात देखना, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना, बहुत ज्यादा खुश हो के ऐसा मत करना कि एक में 2, एक में 3, एक में 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। नहीं, ए बी एंड सी तीनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब आप ए बी एंड सी में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं सिवाय जीरो के, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं। मैम इसका तो मतलब ये है कि नंबर्स तो बहुत होते हैं। हाँ, 3 अगर मैंने डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए ए बी सी, इसमें तो मैं किसी का भी मल्टीप्लाई करके और डायरेक्शन रेशियो बता सकती हूँ इसी लाइन का। हाँ, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन आर इनफाइनाइट। हमें किसी भी लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज मिल सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि कोई लाइन है, अगर उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी एंड सी है, तो इसी सेट में अगर मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि k ले लिया मैंने, अब k कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ओके, नॉन जीरो नंबर लेना है आपको, सो नॉन जीरो रियल नंबर लेना है। तो अगर मैं इस एबीसी में के ए
के बी के सी मतलब के का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल गया, एक और सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो मिल गया इसी लाइन का। तो के तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100, 1000, 2000 कुछ भी हो सकता है। तो इसका तो मतलब ये है कि किसी भी लाइन के, फॉर एनी लाइन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। किसी भी एक लाइन के आपको इनफाइनाइट रेशियोज मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज मिल सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिए। कभी कभी डायरेक्टली 1 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना आप लोग। तो किसी भी लाइन के कितने डीआर पॉसिबल है, इनफाइनाइट डीआर पॉसिबल है। आप अपने मन से निकालते चलो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं मैम कि क्वेश्चंस कैसे हैं एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके के हैं कि आपको ना कभी कभी डायरेक्शन रेशियोज दे देंगे और बोलेंगे डीसी निकालो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। कभी कभी क्या करेंगे, आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे देंगे और बोलेंगे डीआर निकालो। ठीक है, तो एक कुछ भी क्वांटिटी देके दूसरी क्वांटिटी आपसे पूछी जा सकती है, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक पॉइंट और आप जरा नोट डाउन करिए पैरेलल लाइन का, उसके बाद मैं आपको कन्वर्जन बता दूंगी। हमने देखा था कि जब कोई 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनके डीसीज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब कोई 2 लाइन पैरेलल होती है ना, तो उनके अगर मैं डीआर की बात करूं, राइट, सपोज कर लीजिए कि आपकी जो लाइन L1 है उसका डीआर है A1, B1, C1। जो लाइन आपकी L2 है उसका डीआर है A2, B2, C2। और ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे कि आप लोगों को शो करना होगा कि पॉइंट्स या लाइन इज पैरेलल। तो क्या करना, एक लाइन का डीआर निकाल लो, दूसरे लाइन का भी डीआर निकाल लो। अगर वो प्रोपोर्शनल है, अगर उनके रेशियोज बराबर हैं, इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल है। रेशियोज बराबर होने चाहिए, राइट। A1 by A2 शुड बी इक्वल टू B1 by B2 एंड B1 by B2 शुड बी बराबर टू C1 by C2। अगर दोनों लाइन के रेशियोज बराबर है, इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी सी प्यारी सी कंडीशन है, इसको ध्यान रखना, राइट, ओके। अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन है आपकी बुक में, आपको कुछ 3 डायरेक्शन रेशियो दे देंगे और बोलेंगे जल्दी से बता दो कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो ये लिखा है फॉर्मूला आपके सामने कि अगर इफ ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC, तो हमें बताओ कि L, M, N क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने, प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइन L मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लगाएंगे तो आपको M मिलेगा। फिर N कैसे मिलेगा, प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मैम ये आया कैसे, ये है क्या, चलो आओ इसकी डेरिवेशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके डेरिवेशन पे बात करते हैं। अगर एक बार इसका डेरिवेशन देख लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये पैरेलल वाली कंडीशन आई होप आपने नोट डाउन कर ली है, तो मैं इसे हटा सकती हूँ। याद रखना 2 लाइंस पैरेलल है, डीसी बराबर है। 2 लाइंस पैरेलल है, डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। ओके, चलो अब सुनो, अपन अभी क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है तो डीसी कैसे फाइंड करें, यही सवाल है। तो मैंने आपसे कहा कि सुनो, कोई लाइन है, सपोज कीजिए कि उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC है, एंड सपोज करो कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, LMN होंगे। अच्छा, ठीक है, ये ABC क्या है, DR है, एंड LMN सपोज करिए कि DC होंगी। हम एक चीज जानते हैं क्या, कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। डायरेक्शन रेशियोज तो मैम
वो 3 मैजिकल नंबर्स होते हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन से। मतलब a/l, b/m, c/n। कुछ इस तरीके का कह रहे हो, या तो ऐसा लिख लो या फिर इसको ऐसा भी लिखोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। l/a, m/b, n/c। प्रोपोर्शनल है तो किसी के बराबर ही होंगे, सपोज करो k के बराबर है, ठीक है। ये ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन से कैसे प्रोपोर्शनल हो, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये रिलेशन तो होल्ड करता है, ये DR की ही डेफिनेशन है। अब यहां से एक काम करो, L, M और N की ना वैल्यू निकाल लो, और याद रखना ये K आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से L की वैल्यू निकाली, तो L क्या आ रहा है मेरे पास AK। M की वैल्यू निकाली तो M क्या आ रहा है मेरे पास BK। उसके बाद मैंने N की वैल्यू निकाली, N क्या आ रहा है मेरे पास CK। ओके, तो मैंने ये यहां से डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन को ध्यान में रख के थोड़ी सी चालाकी करी और ये रिलेशन लिख दिया, और इस रिलेशन से मैंने L, M और N की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस का। क्या रिलेशन है, वी नो दैट, हम जानते सब है लेकिन हमें पता नहीं होता। ये क्या जानते हो आप लोग कि L² + M² + N² इज इक्वल टू 1। यहाँ पे L, M और N की जरा वैल्यू तो रखो आप लोग। L क्या है, A² K²। M की जगह पे रखो वैल्यू, M क्या है, M क्या है B² K²। N की वैल्यू रखो, N क्या है C² K²। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। K² कॉमन तो लो जरा, सो K² कॉमन लिया तीनों से, तो यहां आता है A² + B² + C² इज इक्वल टू 1। इसको नीचे ले जाओ, सो वी हैव K² इज इक्वल टू 1/A² + B² + C²। तो K क्या आ रहा है, K आ रहा है प्लस माइनस 1/√A² + B² + C², ठीक है। यहां पे K की वैल्यू रख दो, आपको L, M और N मिल जाएंगे। वो जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी ना कि L क्या होता है +-A/√A² + B² + C²। अब अचानक से फॉर्मूला बताया तो सोच रहे होगे ये आया कैसे, तो इसीलिए इसका छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन देख लो आप लोग, ठीक है। तो यहां से जो ये K की वैल्यू हमने निकाली है, यहां रखते हैं A की वैल्यू K की जगह पे, फिर BK लिखा है, K की वैल्यू फिर रखो उधर, और यहाँ पे भी K की वैल्यू रखो, आपको LMN मिलेगा। आओ तो जरा रखते हैं। सो L हमने लिखा था AK, ओके जी। तो K हमारा क्या आया +-1, तो 1 × A कर देना, सो A/√A² + B² + C², ये आपका L आ गया। फिर आपने M क्या लिखा था, चेक तो करो, चेक करो जल्दी से एक बार। M लिखा था BK और N लिखा है CK, तो यहां लिखो BK। K की वैल्यू क्या आई थी आपके पास +-1, तो 1 × B/√A² + B² + C², और ऐसे ही आपने C निकाला, C था N था आपका CK, ओके जी। सो N आया +-C/√A² + B² + C²। तो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन नंबर गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, जल्दी से बोलो एक बार। L इज इक्वल टू क्या, +-A/√A² + B² + C², ठीक है। M इज इक्वल टू +-B/√A² + B² + C², और N है तो +-C/√A² + B² C², ठीक है। ये तो तीनों में सेम है, यहाँ पे ABC याद रखना सीक्वेंस में, ठीक। अब यहां ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्यों है, कौन बता रहा है मुझे, प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि मैम हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन का तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो यहां चली जाए, वो चाहे तो वहां चली जाए, इसीलिए प्लस माइनस। लेकिन आप जब अपने बुक में क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे आपको प्लस माइनस नहीं दिखेगा आंसर में, मोस्टली आपको
नॉर्मल साइन के साथ ही दिखेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग लाइन को डायरेक्टेड लाइन लेके चल रहे हैं, राइट। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप चाहें तो इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इग्नोर कर दिया गया, और लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन जब अपने एग्जाम्पल्स देखेंगे तो प्लस माइनस को इग्नोर करके सिर्फ इतने ही फॉर्मूले को ले रखा है। सो हम लोग भी उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को करेंगे। ओके, आई होप ये चीज क्लियर है। यहाँ लिखा भी है इन लोगों ने, वेयर डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड साइन ऑफ के आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, LMN की कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। ओके जी, तो हम क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, प्लस माइनस को थोड़ा इग्नोर कर देंगे। बस ये प्लस माइनस अपने मन में याद रखेंगे कि लाइन के 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल होते हैं। जो भी क्वेश्चन है हो सकता है वो गिवन डायरेक्टेड लाइन लेके चल रहे हो, इसीलिए आपको यूनिक आंसर दे देते हैं, राइट। ठीक है, अब उल्टा भी तो हो सकता है डायरेक्शन कोसाइंस दे दें आपको और डायरेक्शन रेशियोज पूछ ले, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। आप लोग डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, DR चाहिए, DR मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, हम आपको DC दे रहे हैं। बहुत इजी है, जल्दी से बताओ एक लाइन के कितने DR पॉसिबल है? मैम इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक बता दो मुझे। तो सुनो, अगर LMN कोई गिवन DC है, LMN आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है किसी भी लाइन का, तो आपको डायरेक्शन रेशियो A कैसे मिलेगा, B कैसे मिलेगा, C कैसे मिलेगा? इन LMN में किसी भी एक नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? L में लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन किया, M में लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन किया, N में भी लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये मुझे क्या मिल गया? ये मुझे DR मिल गया। अगर नहीं मानते तो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देती हूँ। क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास कोई डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और इन डायरेक्शन कोसाइन को देखो और इनमें से DR निकालो, तो क्या करना है? A चाहिए ना, तो मैंने लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन किया L में। B चाहिए ना, तो मैंने लैम्डा का ही मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, किसी और नंबर का मत करना, तीनों में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी आंसर सही आएगा। तो अगर मैंने L में लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे M में भी लैम्डा का करना होगा और N में भी लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। फिर ये जो ये 3 नंबर्स आए ना, ये 3 मैजिकल नंबर्स, ये क्या है मेरे? ये मेरे DR है। ठीक है मैम, ऐसा कैसे हो गया? अरे DR की क्या डेफिनेशन पढ़ के आए हो आप लोग? डायरेक्शन रेशियो की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि डायरेक्शन रेशियोज आर द 3 नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू DC। आप चाहो तो चेक कर लो क्या ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ठीक है, सो ठीक है मैम, चेक कर लेते हैं। A/L, B/M, C/N कुछ ऐसा आना चाहिए, तब भी हम बोलेंगे कि आप सही बता रहे हो हमें। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। हमने A क्या लिया है? लैम्डा L, नीचे क्या लिखा है? L। B क्या लिया हमने? लैम्डा M, नीचे क्या लिखा है? M। C क्या लिया हमने? लैम्डा N, नीचे क्या लिखा है? N। क्या तीनों के रेशियो बराबर आ रहे हैं? हाँ, तीनों के रेशियो बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अगर हमें DCs गिवन हैं तो उन DC में आप किसी भी एक टाइप के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो 0 को छोड़ के, तो वो आपके क्या बन जाते हैं? DR बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि किसी भी लाइन की इनफाइनाइट DR पॉसिबल है। अगर मैंने लैम्डा 1 ले लिया तो मुझे LMN मिल जाएगा, अगर मैंने लैम्डा 2 ले लिया तो मुझे 2L, 2M, 2N मिलेगा। और ये सब क्या है? ये सब DR है। आई होप बातें कुछ समझ में आती जा रही है। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्जन भी देख लिया। अब बात करते हैं एक और टॉपिक की। क्या है वो टॉपिक? कि मान लो, ठीक है, कि जो आपकी लाइन है ना वो किसी 2 पॉइंट से पास हो रही है, राइट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन बताइए जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो मैम ऐसा तो हमने वेक्टर में भी पढ़ा था। हाँ ना, तभी तो कह रही हो चीजें कनेक्टेड है, उनको कनेक्शन के साथ पढ़ते चलो, बहुत इजी है चैप्टर। तो यहाँ पे P एंड Q हमने 2 पॉइंट ले लिए। P के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, Q के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2।
P एंड Q से पास हो रही है एक लाइन, इस लाइन के DC बताओ। बस हम लोग इस फॉर्मूले के ना डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूले को समझेंगे और उसके एप्लीकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन में जाओगे तो फिर आपको चीजें टफ लगने लगेगी। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली समझो, बहुत इजी लगेगा और आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, आपसे एप्लीकेशन ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन फॉर्मूलेस के डेरिवेशन पे नहीं जा रही हूँ। ओके चलो, जहां जरूरत लगेगी वहां मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, राइट। सो हमने देख लिया कि P एंड Q दो पॉइंट है, इससे पास हो रही है लाइन। अब हमने सपोज कर लिया लाइन का डायरेक्शन क्या है, PQ। डायरेक्शन नहीं भी देते ना, अगर इस तरीके से नाम लिखा है PQ, तो आप समझ जाइए कि Q के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ओके सो इस लाइन की DC बताओ क्या होंगे, तो क्या करना है आपको, वही टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है। मैंने PQ बोला लाइन, हमने सपोज किया Q के डायरेक्शन में जा रही होगी, तो क्या करना है, टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, फिर से टर्मिनल माइनस इनिशियल। लेकिन डिवीजन में भी कुछ है, PQ PQ PQ। ये PQ क्या है, ये PQ लेंथ है इस लाइन की। PQ क्या है, PQ इज द लेंथ ऑफ द लाइन। हाउ टू फाइंड लेंथ, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है क्या, आपने कभी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है? यस मैम, हमने 10th में पढ़ा है, हमने 11th में पढ़ा है और हमें याद भी है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें किसी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बताता है। तो PQ में जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना मैम, तो ये आंसर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यही वो प्यारा सा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो हम 10th क्लास में बहुत लगाते थे क्वेश्चंस में और 2-2 सेकंड में आंसर लेके आ जाते थे। तो उसी डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने यूज किया है आपके लाइन में, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो उनका क्या डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो क्या करना है आप लोगों को, x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस कीजिए, ओके, और डिवाइड कर दो किससे, PQ लेंथ से। फिर y2 माइनस y1 डिवाइड करेंगे PQ से, z2 माइनस z1 फिर डिवाइड करेंगे PQ से। यहाँ PQ कोई वेक्टर नहीं है। आप 10th क्लास में लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, PQ नाम लिख के, AB नाम लिख के, तो ये वही है। PQ का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ PQ, उसके बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे बता देंगे आप लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला से बता देंगे। फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। अगर कभी भी दो पॉइंट दे दे, डायरेक्शन कोसाइन पूछे, माइनस करो, डिवाइड करो लेंथ से। लेंथ तीनों में सेम है, वही तो लाइन है क्योंकि, ठीक है। चलो अच्छा, अब अगर मान लीजिए सेम टॉपिक है मैम, हमसे डायरेक्शन रेशियो पूछ ले तो कैसे बताएंगे। हेडिंग क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। किसी दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, यहां बनाते हैं अपन, ये रहे दो पॉइंट, ठीक है। एक है आपका P और एक है आपका Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2, y2, z2। इन दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है। हमने DC तो पढ़ लिया, अब DR कोई बता दो हमें, DR क्या होगा। तो DR कुछ नहीं, जैसा वेक्टर में पढ़ा था ना वैसा ही है, सिर्फ इसको इससे माइनस करो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। तो DR क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। और DR किसी भी लाइन के कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख दो, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप ये चीजें बहुत ईजी हैं और आप समझते जा रहे हैं। एक्सरसाइज देखोगे ना, सिर्फ 5 क्वेश्चन है और पांचों ही बहुत आसान है, राइट। तो हमने क्या देख लिया, डायरेक्शन रेशियो एक ऐसी लाइन के जो दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो क्या होता है वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। एक लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियो पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। तो ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक। आई होप ये चीजें क्लियर है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। यहां पे आपके लिए ना एग्जाम्पल है। अब तो जितनी भी थ्योरी हमें पढ़नी थी अपने एक्सरसाइज 11.1 के इंट्रोडक्शन में, वो थ्योरी हमने पढ़ ली है।
क्या क्या देखा आप लोगों ने? आओ एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं और फिर इसे वाइंड अप करके 3-4 एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं और फिर एक्सरसाइज पे अटैक करेंगे। ठीक, चलो तो सुनो, 11.1 एक्सरसाइज में हमने क्या देखा? डीसी एंड डीआर, बस इनके ऊपर ही हमने चर्चा की है। ठीक है, किसकी डीसी एंड डीआर? किसी लाइन के। ठीक है, डीसी एंड डीआर किसी लाइन के हमने डिस्कशन किया है। एक लाइन के 2 सेट्स ऑफ डीसीज पॉसिबल होते हैं। कितने सेट? 2 सेट। क्या होते हैं वो? प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन। लेकिन अगर गिवन डायरेक्टेड लाइन है, वो गिवन डायरेक्टेड लाइन है जो बुक वाले भी मान के चलते हैं, तो कितना मिलेगा आपको डायरेक्शन कोसाइन? LMN। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको यूनिक डीसी चाहिए तो लाइन को क्या मानिए? डायरेक्टेड लाइन मानिए। ठीक है, किसी भी लाइन के कितने डीआर पॉसिबल है? इनफाइनाइट। किसी भी लाइन के इनफाइनाइट डीआर पॉसिबल है। राइट। इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास L, M और N निकालना है, हमें LMN निकालना है अगर, तो फॉर्मूला क्या है? L का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और N निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहां पे आइए आप लोग, यहां पे अगर आपको A, B एंड C निकालना है और आपके पास DC गिवन है तो कुछ मत करो, किसी एक नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तीनों में कर दो, मिल जाएंगे आपको डीआर। फिर अगर आपको डीसी निकालना है एक ऐसी लाइन का जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है, सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q, तो डीसी क्या होगा? x2 माइनस x1 बाई PQ, y2 माइनस y1 बाई PQ, z2 माइनस z1 बाई PQ। PQ कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और अगर dr निकालना है तो क्या करो? सिर्फ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 या z2 माइनस z1, या नहीं मतलब कॉमा लगा के, या फिर आप उसे उल्टा घुमा के भी लिख सकते हो। तो बस इतनी सी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप एक एक चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा में डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो में बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि लाइन का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ डीसीज मिल जाते हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में आपको यूनिक सेट ऑफ डीसी मिलता था। ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90, 60 एंड 30 डिग्री with the positive direction of x, y and z axis, find its direction cosine। ठीक है, कोई लाइन है, देखो यहाँ पे वेक्टर की बात नहीं करी है। ठीक है, सो कोई लाइन है जो क्या कर रही है? 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल बना रही है x, y एंड z एक्सिस के साथ। मतलब अल्फा कितना है? 90, बीटा कितना है? 60, गामा कितना है? 30। ये क्या है? डायरेक्शन एंगल्स। कौन बना रहा है? लाइन बना रही है। कहाँ बना रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो उसके डीसी बता दो। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? आ जाओ, डीसी कैसे बताते हैं अपन? बताइए मुझे। मैम कुछ नहीं, L इज इक्वल टू कॉज अल्फा कर दो आप। ठीक है, सो यहाँ देखा जाए सो L इज इक्वल टू कॉज अल्फा कितना है? 90। कॉज 90 क्या होता है? 0। ओके, फिर आप M निकाल लो। M is equal to cos बीटा, राइट? सो M is equal to बीटा क्या है? 60, तो दिस इज cos 60। cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है, बोलो, हाफ, राइट? फिर गामा कितना है? 30, सो N is equal to cos गामा। ओके, और यहाँ पे N is equal to गामा कितना है? 30, एंड cos 30 क्या होता है? cos 30 √3/2 होता है। तो जो DC है इस लाइन का क्या आ रहा है? वो 0, हाफ एंड √3/2। क्या मैम इतने इजी क्वेश्चन आने वाले हैं? हाँ ना? तो आप लोग क्या सोच रहे थे? 3D भी इजी है,
ओके बस चीज़ें को जो समझाने की कोशिश की ना उसे समझ जाओ, बहुत आसान है 3D। तो ये आ गया आपका पहला एग्जाम्पल का आंसर। आई होप आप लोगों ने मुझसे पहले भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल को रीड कीजिए आप लोग। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस, यानी कि आपको dr गिवन है। क्या क्या है dr? a है आपका 2, b है आपका -1 एंड c है आपका -2। ये drs गिवन है। क्या चाहिए इन लोगों को? dc चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। इसका मतलब l, m और n, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। इसी टाइप के क्वेश्चन 3D में से 2 मार्क्स में आ जाते हैं। dr दे देंगे, dc पूछ लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है इसका। क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने, याद करो। L इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। L के लिए हमने पढ़ा था L इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस माइनस बुक ने इग्नोर किया है तो हम लोग भी कर देते हैं। फिर m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस लाइन को मे बी डायरेक्टेड लाइन माना होगा, इसीलिए इसका यूनिक सेट ऑफ डीसी लिखने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपने बुक में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुआ देखेंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस को हटा देंगे, मान लेंगे कि लाइन कैसी है, डायरेक्टेड लाइन है, सो दैट हमें यूनिक सेट मिल जाए। ठीक है, सो देखा जाए तीनों में क्या एक चीज कॉमन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ जाओ जरा फाइंड करें अपन भी। सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है। सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है। चलो यहाँ रखते चलते हैं और एल एम एन की वैल्यू फाइनली बता देते हैं। सो एल इज इक्वल टू ए क्या है 2 अपॉन दिस, और वो क्या है 3, सो एल आ रहा है 2/3। एम कितना आ रहा है, बी अपॉन दिस, तो बी कितना है -1 और ये है आपका 3। एन सी अपॉन दिस, सी क्या है -2, सो -2/3। तो ये आ गए आपके डीसी इन क्वेश्चंस में। तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज को ही तो रखना है, गलती कैसे करोगे आप लोग इसमें, इजी है ना। चलो भाई इजी है, समझ गए, डायरेक्ट फॉर्मूलेज में वैल्यू को रखते जाओ, आंसर आपके सामने है। फिर बात करते हैं एक और एग्जाम्पल से। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये 2 पॉइंट से आपकी कोई लाइन गुजर रही है, उसके डीसी बता दो। तो हमने जस्ट अभी फॉर्मूला देखा था, फटाफट सॉल्व करते हैं और आंसर लेके आ जाते हैं। सो सपोज कर लो ये रहे 2 पॉइंट, पी क्यू नाम दे दो इसका, और क्या करें, दिस इज पी, दिस इज क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 4 -5। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 3। क्या चाहिए, डीसी चाहिए। कैसे मिलता है डीसी, माइनस करो और इनके डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले पी क्यू का ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालो। क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका प्यारा सा डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाओ और इस PQ की लेंथ फाइंड कर लो। ठीक है, मैं इनको x1 y1 z1 कह रही हूँ, इनको x2 y2 z2 कह रही हूँ। ठीक है, अब देखो ना PQ बनाया है, तो ठीक है इसको x1 y1 z1 बोल दो, इसको x2 y2 z2 बोल दो। सो कितना मिल रहा है हमको PQ, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 2 मतलब 3 है ना, 1 माइनस -2 मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी कि क्या 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 4 -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 माइनस 4 -2 4, 3 माइनस -5 मतलब 3 प्लस 5 8 का स्क्वायर 64, सो दिस इज 64। यहाँ पे लिखो 9, ऐड करो कितना आ गया, ऐड करने पे आपको मिल रहा है √77। सो ये आ रहा है डिस्टेंस PQ के बीच में।
आप फटाक सीधे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू क्यों बना रहे हो? डायरेक्शन कोसाइन है ना, कॉमा बनाओ, कॉमा बनाओ, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा? z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। ये रहा आपका l, ये रहा m, ये रहा n। बस वैल्यूज को रखो, आंसर तक पहुंच जाओ। सो कितना है? x2 मतलब 1 माइनस माइनस 2 3, सो 3 बाय रूट 77। ओके, फिर y2 माइनस y1 माइनस 2, सो माइनस 2 बाय रूट 77। फिर z2 माइनस z1 यानी कि 8, सो 8 बाय रूट 77। ये आ गए आपके डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन के जो दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है। कुछ भी डिफिकल्ट है क्या? नहीं। x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। खेल खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन ना पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब ये कैसे निकालेंगे मैम? सुनो तो सही, ये जा रहा है अपना इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो मैम डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो कुछ एंगल भी चाहिए रहेगा, है ना। हमें इन लोगों ने इनके डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं, मतलब DC ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें 3 मिलेंगे, L, M, N। L क्या होता है? कॉस अल्फा। M क्या होता है? कॉस बीटा। N क्या होता है? कॉस गामा। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या पूछा है हमसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों की DC बताओ। तो तीनों की DC बताने हैं, मतलब पहले x के निकालो LMN, फिर y के निकालो, z के निकालो। अब x एक्सिस का बोला है ना पहले, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? मैम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि कॉस अल्फा क्या है? अल्फा क्या होता है? अल्फा आपका एंगल होता है उस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जिसका आप DC निकाल रहे हो। तो यहाँ पे किसका DC निकाल रहे हो? एक्स एक्सिस का निकाल रहे हो। तो यही तो सवाल पूछूंगी मैं कि एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस ने कितना अल्फा बनाया? 0 बनाया, राइट। सो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे L इज इक्वल टू कॉस 0, इसका मतलब L इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर बीटा की बारी है। अब जरा जवाब दो मुझे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? क्योंकि हम किसका DC पूछ रहे हैं? हम एक्स एक्सिस का DC पूछ रहे हैं। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे एक लाइन का रोल प्ले कर रही है, और ये लाइन वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाती है? बीटा। और ये कितना बना रही है बीटा? यहाँ पे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक्सिस आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे m क्या आएगा? cos 90, इसका मतलब m आ रहा है 0, क्योंकि इस बार x एक्सिस क्या है? लाइन का रोल परफॉर्म कर रही है। तो ये लाइन y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो इसीलिए कितना हो गया? ये m 0 हो गया। अब कॉस गामा चाहिए, तो गामा क्या हुआ करता था? गामा एक एंगल होता था जो लाइन और जेड एक्सिस बनाती थी। यहाँ पे लाइन का रोल परफॉर्म कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि n आ रहा है cos 90, इसका मतलब n आ रहा है 0। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस फाइंड कर लिया। कितना? 1 0 0। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो चलो y एक्सिस की भी फाइंड कर लेते हैं अपन। ओके, आ जाओ y एक्सिस का फाइंड करते हैं। फिर से डायग्राम बनाते हैं अपन। ये रहा आपका z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। यहाँ बनाया मैंने x, दिस इज y एंड दिस इज z, राइट। अब हमें चाहिए
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस। तो हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे कि L, M और N बता दो। हम खुद ही जानते हैं कि L क्या होता है, कॉस अल्फा, M क्या होता है, कॉस बीटा, ओके, N क्या होता है, कॉस गामा। ठीक है, अब सुनो, L इज इक्वल टू y एक्सिस के DC निकाल रहे हैं, तो यहां पे y एक्सिस किसका रोल परफॉर्म करेगी, लाइन का रोल परफॉर्म करेगी। रिकॉल करो कि अल्फा क्या होता था, अल्फा एक एंगल होता था बिटवीन द लाइन एंड x एक्सिस। तो यहाँ पे लाइन क्या है, ये y x एक्सिस के साथ कितना अल्फा बना रही है, कितना बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ओके, सो y एक्सिस एंड x एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मेरा अल्फा कितना है, cos 90, तो इसका मतलब मेरा L कितना आ रहा है, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। अब बात करते हैं बीटा की। सो बीटा कितना होगा आपका, रिकॉल करो, बीटा क्या होता था, बीटा उस लाइन और y एक्सिस के बीच का एंगल होता था मैम। तो यहाँ पे लाइन कौन है, y एक्सिस, और बीटा क्या है, लाइन और y एक्सिस के बीच का एंगल, मतलब y एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो बीटा है आपका 0, तो m कितना आ गया, 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। फिर बात करते हैं n की, n क्या होता है, cos गामा। रिकॉल तो करो, ये गामा क्या था, गामा एंगल होता था लाइन एंड z एक्सिस के बीच का एंगल। तो लाइन क्या है यहाँ पे, ये y वाली, और ये z एक्सिस कितना एंगल बना रही है ये लाइन इसके साथ, 90 डिग्री। वाई, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो गामा कितना है, 90, एंड cos 90 कितना, 0। तो इसका मतलब DC ऑफ y एक्सिस कितनी आ रही है, DC y एक्सिस का आ रहा है 0, 1 एंड 0। ठीक है, अब इसी तरीके से DC ऑफ z एक्सिस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब z एक्सिस को क्या समझेंगे आप लोग, एक लाइन समझेंगे। तो यहां पे लिखती हूं मैं, L इज इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा। तो L इज इक्वल टू z एक्सिस के DC फाइंड कर रहे हैं, z एक्सिस यहाँ पे लाइन का रोल परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अल्फा क्या होता था, अल्फा मैम लाइन और x एक्सिस के बीच का एंगल होता था। यहाँ पे लाइन कौन है, z एक्सिस, तो z एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री। वाई, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे cos 90, तो आपका L आ रहा है 0। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, अब बात करो m की, m क्या होता है, cos बीटा। जल्दी से रिकॉल करो, ये बीटा किसके बीच का एंगल हुआ करता था, बीटा एंगल होता था लाइन एंड y एक्सिस के बीच का एंगल। यहाँ पे लाइन कौन है, ये, तो z और y के बीच का एंगल कितना, 90, तो बीटा कितना है, 90। सो दिस इज cos 90, मतलब m कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब है बात गामा की। सो n इज इक्वल टू cos गामा। क्या सवाल है मेरा, मैम आपका ये सवाल है कि गामा किसके बीच का एंगल है, तो गामा एंगल है लाइन और z एक्सिस के बीच का। राइट, यहाँ पे लाइन कौन है, यहाँ पे लाइन z एक्सिस ही है, क्योंकि उसी का DC निकाल रहे हैं। तो z एक्सिस और z एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 0, तो गामा कितना है, 0। तो n कितना आ रहा है, 1। तो z एक्सिस के DC ऑफ z एक्सिस कितने निकल रहे हैं, 0, 0, 1। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फिनिश किया। x एक्सिस के DC बता दिए, कितना था, 1, 0, 0। y एक्सिस के DC बता दिए, 0, 1, 0, एंड z एक्सिस के DCs 0, 0, 1। तो इस तरीके से बस चीज़ों को समझते जाओ, याद रखो कि ये एंगल किस किस के बीच में थे। तो इसीलिए कहते हो डायग्राम एकदम पक्के रखो ना, तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आगे चल सकते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। इस क्वेश्चन पे आप स्टार बना सकते हैं, पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शो दैट, ठीक है, दिस इज शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तो खुद ही मुझे बताओ कितनी बार कोलिनियर पढ़ लिया आप लोगों ने, वेक्टर्स जब से पढ़ना स्टार्ट किया है, बहुत बार पढ़ लिया ना। और बहुत सारे तरीके होते हैं कोलिनियर प्रूव करने के, है ना। तो
क्या क्या पढ़कर आए हो आप कोलिनियर के बारे में अभी तक, वेक्टर से लेके 3D तक आपने क्या क्या मेथड सीखे हैं किसी को कोलिनियर प्रूव करने के लिए, वो सब अपनी कॉपी में एक जगह पे लिख के रख लो, क्योंकि इस बार आप मान लो कि कोलिनियर के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है और आएगा ही पेपर में। ठीक है, तो ये कोलिनियर वाला शब्द छोड़ मत देना, पेपर में आता है। ठीक है, तो ये हमसे क्या कह रहे हैं, अच्छा यही क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट भी है, कभी ना कभी तो पूछा गया है ये। ठीक है, सेम इसी टाइप का 3D से ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो प्रीवियस एग्जाम्पल कराया वो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर डायरेक्शन रेशियोज दे दे तो डीसी कैसे फाइंड करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन में जो जो पढ़ाया है ना मैंने, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से बन सकते हैं, बिल्कुल अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। ठीक है, ओके जी। सो इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है, बहुत तरीके हैं, 3 डायमेंशनल का क्या तरीका है वो सुनते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोलिनियर का मतलब होता क्या है? मैम इतनी बार पढ़ा है, हम जानते हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब कहलाते हैं जब वो एक ही लाइन पे लाई करें, है ना? हाँ, कोई 2 पैरेलल लाइन, सवाल सुनना मेरा, कोई 2 पैरेलल लाइन कोलिनियर कब हो सकती है? बताओ। आपने मुझे क्या बताया कि कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो किसी एक लाइन पे लाई करे। मतलब आप अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट है A, B एंड C, अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दे आर कोलिनियर। दूसरा सवाल जो मैंने आप लोगों की तरफ रखा है वो ये है, 2 पैरेलल लाइंस कोलिनियर कब हो सकती हैं? सोचो, 2 पैरेलल लाइंस कोलिनियर कब हो सकती हैं? मैम 2 पैरेलल लाइंस कोलिनियर तब हो सकती हैं जब उनका एक पॉइंट कोई कॉमन हो। मतलब अगर ये A है, ये B है, और ये B है, और ये C है, आप कह रहे हो कि AB पैरेलल है BC से, लेकिन B पॉइंट क्या है? B पॉइंट तो कॉमन पॉइंट हो गया। और कॉमन पॉइंट कैसे होते हैं? B पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या? ये एक कोलिनियर पॉइंट्स है। AB पैरेलल BC से कह रहे हो, लेकिन B तो AB के पास भी है, B तो C के पास भी है, B कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट इसका मतलब क्या कि ABC 100% कैसे हैं? कोलिनियर हैं। इस बात को जो समझ गया उसने ये क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस, अगर कोई पॉइंट कॉमन है उनमें, मतलब वो लाइन कैसी है? कोलिनियर है। AB पैरेलल टू BC बोल रहे हो, लेकिन B क्या है? B तो कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब दे आर कोलिनियर। अच्छा मैम, तो आप बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो पैरेलल की कंडीशन प्रूव करवाओगी, और फिर कह दोगे कि 100% ये पॉइंट कॉमन है, ये लाई करता है एक लाइन पे, इसका मतलब ये कोलिनियर है। क्या पिक्चर क्लियर हो रही है? हाँ, तो यही तो पिक्चर है इस क्वेश्चन में, इसी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सुनो, यही लॉजिक मैं अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में और खत्म कर दूंगी। मेरे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या क्या है? मेरे पास एक पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, -4। ओके, मेरे पास B के क्या पॉइंट है? मेरे पास B के पॉइंट है 1, -2, 3, और C के क्या पॉइंट्स है? C के पॉइंट्स है 3, 8, -11। ये रहे मेरे पास कुछ पॉइंट। अब मैं इन दोनों में से ना एक DR फाइंड करने की कोशिश करूंगी, पहले AB का, और फिर मैं DR फाइंड करूंगी BC का। कर सकते हैं कि नहीं? सुनो, मैं आपसे कह रही हूं टू फाइंड DR मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। मैं AB के DR फाइंड कर सकती हूं या नहीं? क्या मेरे पास फॉर्मूला है? यस मैम, डेफिनेटली फॉर्मूला है आपके पास। क्या? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो फाइंड कर लूं। ठीक है, उसी फॉर्मूले से मैं AB लाइन के DR फाइंड कर रही हूं। तो क्या आएगा? फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, आप जानते हो, चलो बनाते हैं डायग्राम। दिस इज A, दिस इज B। सपोज A, B, A के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, -4। ओके जी, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, -2 एंड 3। मैं AB का DR फाइंड कर रही हूं। AB बोल रही हूं ना,
तो आप लोग क्या करें, x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसा मान लें। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1, सो 1 माइनस 2 माइनस 1, कॉमा y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, कॉमा z2 माइनस z1 3 माइनस माइनस 4। ये क्या बनाया आपने, अरे 4 बनाया है, ये क्या है 4। z2 माइनस z1 3 माइनस माइनस 4, 3 प्लस 4 कितना 7 आ रहा है, हाँ ठीक है। ये क्या आ गए, ये ए बी के डी आर आ गए। ओके जी, अब इसी तरीके से मैं आपसे कहूंगी कि जरा डी आर ऑफ बी सी तो फाइंड करो, बी सी के डी आर निकालो। तो मैम हम पहले लाइन बनाएंगे, बना लो, कौन रोक रहा है। दिस इज बी पॉइंट और ये रहा आपका सी पॉइंट। बी के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 2 3, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 8 माइनस 11। चलो डी आर बताओ बी सी का कैसे आएगा, x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 1 2, तो ये आया 2, कॉमा y2 माइनस y1 8 माइनस माइनस 2 यानी कि 10, कॉमा z2 माइनस z1 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14। ये मैंने क्या किया, ए बी का और बी सी का डी आर निकाल लिया। फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्मूला क्या होता है डी आर का, x2 माइनस x1, ठीक है, कॉमा y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है। चलो जी, मैंने दोनों के डी आर्स निकाल लिए। अब क्या करने का प्लान है आपका, अब मेरा ये प्लान है, क्या ये ए बी और बी सी पैरेलल है। पैरेलल कैसे बताते हैं, मैम आपने हमें सिखाया था कि अगर आपको डी आर की मदद से बताना है कि दो लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन के जो डी आर आपने निकाले हैं ना, दे शुड बी प्रोपोर्शनल। उनका जो रेशियो है वो एकदम सेम होना चाहिए, है ना। अगर इनका रेशियो प्रोपोर्शनल है डी आर्स का, मतलब लाइन पैरेलल है। तो मैं वो ही करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ क्या ए बी एंड बी सी के डी आर्स प्रोपोर्शनल है या नहीं। आओ जरा चेक करें। सो दिस विल बी -1/2 इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करो आप लोग, इसे A1 बोल दो, इसे B1 बोल दो, इसे C1 कह दो, इसे A2 कह दो, इसे B2 कह दो, इसे C2 कह दो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे हम। ये डायग्राम हटा सकती हूँ क्या, डायग्राम हटा देती हूँ मैं। सुनो, A1/A2 निकाल रही हूँ मैं, A1/A2। A1 क्या है -1, A2 क्या है 2, सो -1/2। आप अच्छे से लिखेंगे अपने कॉपी में कैसे, A1 इज इक्वल टू -1, B1 इज इक्वल टू -5, C1 इक्वल टू 7, ऐसे ऊपर मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 10, C2 इक्वल टू -14। अब मैं A1/A2 निकाल रही हूँ, ये आ रहा है। फिर मैं B1/B2 फाइंड कर रही हूँ। B1 कितना है -5, B2 कितना है 10, सो -5/10 कितना -1/2। फिर आ जाइए C1/C2 पे, C1 कितना है 7, C2 कितना है -14, तो 7/-14 यानी कि -12। ये क्या हो गया, ये मैम तीनों रेशियोज बराबर आ गए, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 and they all are equal to -12। मतलब दोनों लाइन के DR प्रोपोर्शनल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AB पैरेलल है BC से। लेकिन रुको, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास पॉइंट B है, और ये पॉइंट B क्या है, कॉमन पॉइंट है। सो B पॉइंट इज, दोनों पैरेलल है लेकिन बट लिखना, बट B पॉइंट इज कॉमन इन दोनों लाइंस, ठीक है। B पॉइंट इज कॉमन इन बोथ द लाइंस। इसका मतलब A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या ये कहानी पूरी क्लियर है? ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे पेपर में। इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर क्लियर है तो खुश हो जाओ, ठीक। सो इतने ही तो एग्जाम्पल्स थे आपके पास। आई होप 11.1 में क्या कंसेप्ट यूज होने वाले हैं ना, ये चीजें आपको समझ में आ गई है। इतने ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, यही 3-4 कुछ चीजें आपको जाननी थी। अब आप आसानी से अपनी एक्सरसाइज 11.1 को
टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। तब तक आप क्या करेंगे, इस वीडियो को सुनने के बाद जितने भी चीजें आपने समझी है ना, उसे कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि 3D में बहुत फॉर्मूलेज आने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, ओके। तो अभी से एक कॉपी बना लो। जितने एक्सरसाइज वाइज मैं आपको फॉर्मूलेज देती जा रही हूँ, चीजें बताती जा रही हूँ, उसे आप लिखते जाओ और रोज रिवाइज करो। जिस दिन हमारा 3D खत्म होगा, आपका भी बहुत अच्छे से 3D खत्म हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन बनने लगेंगे, राइट। तो जितने भी फॉर्मूलेज डिस्कस किए, बेसिक बातें डिस्कस की, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे उन्हें लिखो और फिर नेक्स्ट वीडियो में 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलके साथ में सॉल्व करेंगे, ओके। चलो, सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को आसानी से हर एक वीडियो मिल जाए, कोई परेशानी ना जाए, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ना वेबसाइट भी है और साथ ही साथ आप लोगों को प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप भी मिल जाएगी। जब आप उसे चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, जिस भी बुक को हम कवर कर रहे हैं, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप मैग्नेट ब्रेन्स की ना वेबसाइट्स एक्सप्लोर करते हो, तो गूगल पे जाइए, magnetbrains.com डाल के सर्च करिए, तो आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ जाना है, एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। क्लास 12th स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th पे आप करेंगे क्लिक, ओके। सो आप यहाँ पे देख लीजिए, सारे टाइप की जितनी भी क्लासेस है ना, वो सब अवेलेबल है, एकदम अरेंज्ड है। 12th क्लास स्टूडेंट्स, 12th क्लास पे कर दो क्लिक। फिर आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि मैथ्स में हम RD शर्मा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। आई रियली होप एंड विश कि आप उन वीडियोस को देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप मैथ्स की NCERT वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप आसानी से जाओ, वॉच नाउ पे क्लिक करो। जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका कंसेप्ट, एक्सरसाइज, जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, सब अरेंज्ड है। सपोज आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हो, है ना, वैसे पढ़ हमने बहुत कुछ लिया है। अगर इंटीग्रल्स पढ़ना है तो इंटीग्रल्स पे जाइए, क्लिक करो, मैं आपको मिलूंगी इंटीग्रल्स पढ़ाते हुए, ठीक है। तो एक्सप्लोर करो वेबसाइट को, चीज़ों को देखो, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एंड साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट फैकल्टीज है वहाँ पे, वो आपको बहुत ही ईजी वे में हर एक सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ा रही है। तो बिल्कुल विजिट कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स को एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है एंड अपने दोस्तों के साथ भी आप लेक्चर्स को शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।